जालौर में चोरी की नीयत से आए बदमाशों ने चाकू से वार कर पुजारी को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश है और बदमाश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ये रिपोर्ट देखिए। हनुमान कुटिया में पुजारी की हत्या, बदमाशों ने चाकू से किए कई वार। अस्पताल में पुजारी ने तोड़ा दम, एक पुजारी की हत्या। राजस्थान में एक बार फिर पुजारी की हत्या हुई है। घटना जालोर की है, जहां हनुमान कुटिया में सो रहे नैनदास वैष्णव पुजारी के साथ पहले तो बदमाशों ने मारपीट की और फिर चाकू से कई वार कर अधमरा कर दिया। पुजारी के चिल्लाने पर आसपास के लोग वहां पहुंचे तो वारदात का पता चला। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन इलाज के दौरान ही पुजारी ने दम तोड़ दिया। हाँ, रात को 2-3 बजे के आसपास नैनदास नाम के बुजुर्ग व्यक्ति है, 70 साल के, वो हनुमान जी के मंदिर के पास में अपनी कुटिया में सोए हुए थे। तब 2-3 अज्ञात व्यक्ति आए और उनके साथ मारपीट भी की और संभवतः कुछ उनके गले से पैसे वैसे भी लेके गए हैं। सूचना पर तुरंत रात को पुलिस मौके पर पहुंची, पोस्टमार्टम करा के सब परिजनों को दे दिया है। अलग अलग टीमें बनाई है और अलग अलग पहलुओं से जांच करके मुलजिमान की तलाश की जाए। आरोपियों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस ने जगह जगह पर दबिश देकर के आरोपियों की तलाश शुरू की है, लेकिन अभी तक कोई भी आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। पूरे प्रकरण को लेकर पूरे जो क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। सीसीटीवी के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है, लेकिन पुजारी की हत्या के बाद सियासत भी तेज है। बीजेपी ने तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस्तीफा तक मांगा है। आए दिन राजस्थान के अंदर पुजारी हो, मठ हो, मंदिर हो, आए दिन हत्या होती है। पहले एक पुजारी को इन्होंने जला दिया और कल हमारे दुमड़िया में महात्मा जी को चाकुओं से रौंद दिया। तो ये हमारे प्रदेश के लिए बहुत शर्मजनक स्थिति है। मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री होने के नाते उनको इस्तीफा। निश्चित तौर से पुजारी की हुई हत्या के बाद पूरे जिले में सनसनी फैली हुई है। बागोड़ा क्षेत्र गांव के दुमड़िया गांव में ये देर रात 2 बजे हत्या की वारदात को अंजाम देकर 3 आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे जिले में नाकाबंदी करके आरोपियों की तलाश कर रही है। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18, जालोर। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और अब बात ट्विटर के नए बॉस की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की जिम्मेदारी एक भारतीय को सौंपी गई है। नाम है पराग अग्रवाल। मुंबई में अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले ट्विटर के नए सीईओ पराग का कनेक्शन ख्वाजा की नगर अजमेर से है। कैसा रहा उनका अब तक का सफर और क्या है उनका मरुधरा कनेक्शन, इस रिपोर्ट में देखिए। साल तक पराग के परिवार ने यहाँ पर रहा। यहाँ से साल 1989 में यहाँ से शिफ्ट होकर वो धान मंडी चला गया था और धान मंडी में जब वो चले गए थे उसके बाद जो है पराग का जन्म अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में हुआ। पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ का सीधा संबंध अजमेर से है। 21 मई 1984 को उनका जन्म अजमेर शहर के सरकारी जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में हुआ था। तब पराग के पिता राम गोपाल अग्रवाल मुंबई में कार्यरत थे, लेकिन उनके दादा दादी अजमेर के धान मंडी क्षेत्र में किराए के मकान में रहते थे। उनके दादाजी जो थे रामचंद्र जी, वो इस मकान में रहते थे, जिनका मैंने आपको कमरा दिखाया। पूरा परिवार एक ही कमरे में रहता था और बहुत अच्छे इंसान थे वो। बहुत हमारा जो रिलेशन था अभी तक भी है उनसे। उनकी जो डॉटर है वो बॉम्बे रहती है। वो टैप्स से पास आउट, टैप्स में डॉक्टर थी, वो मुंबई में रहती थी और उनका नाम है उमा गुप्ता, डॉक्टर उमा गुप्ता। तो उनसे अभी भी हमारा कम्युनिकेशन है। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि अजमेर से जुड़ा ये बच्चा एक दिन दुनिया के सबसे ताकतवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का बॉस बनेगा।
पराग अग्रवाल ने IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस में बीटेक की पढ़ाई की। इसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पराग ने PhD पूरी की। पराग अग्रवाल पिछले 10 साल से ट्विटर से जुड़े हुए हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर उन्होंने ट्विटर ज्वाइन किया था। ट्विटर ने उन्हें 2018 में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनाया था। आपको बता दें कि अजमेर में पराग का परिवार इसी मकान में रहता था, जिससे उनके परिवार की कई यादें जुड़ी हैं। खुशी की बात है कि हमारे समाज का और अजमेर का जन्मा जाया पराग अग्रवाल आज सर्वोच्च पद पर ट्विटर में पहुंचा है। तो निश्चित रूप से ये तो न सिर्फ अग्रवाल समाज के लिए बल्कि पूरे अजमेर के लिए खुशी की बात है ही। और मैंने समाज के कई बंधुओं से सब बारे बात की है, कईयों के फोन भी आए हैं। पराग के पिता राम गोपाल अग्रवाल मुंबई में बार्क से जुड़े थे, तो उनकी मां शशि अग्रवाल भी मुंबई में इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर रही हैं। तो अजमेर में उनके पुराने पड़ोसियों के मुताबिक पराग के माता पिता 4 दिसंबर को अजमेर आ रहे हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। कोई बड़ा प्रोग्राम रख के उनके माता पिता का अभिनंदन यहाँ किया जाए, परंतु समय की व्यस्तता के कारण उन्होंने हमें कहा कि जिस जगह वो आएंगे वहीं उन्होंने बल्कि हमें बुलाया है समाज के लोगों को, और वहीं बैठकर हम समाज की तरफ से उनका अभिनंदन करेंगे। साथ ही समाज के गौरव पराग अग्रवाल के लिए भी निश्चित रूप से स्मृति चिन्ह के रूप में कुछ न कुछ अजमेर की यादगार, जहाँ वो जन्मे वहाँ की यादगार उनके लिए भेजेंगे। तो देखिए, ट्विटर के नए CEO पराग अग्रवाल जो इस वक्त एक सेलिब्रिटी के रूप में ग्लोबली फेमस हो चुके हैं, उनका अजमेर से कनेक्शन है। इस मकान में न सही लेकिन यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर धानमंडी इलाके के एक मकान में उनका जन्म हुआ, और जन्म के महज साल 6 महीने के अंदर ही वो अपने माता पिता के साथ बॉम्बे चले गए थे। उनकी शिक्षा दीक्षा अजमेर में नहीं हुई, लेकिन उनके दादा दादी अजमेर से ही पैदा हुए थे। माता पिता की शिक्षा दीक्षा अजमेर से ही हुई, और आज इस मुकाम पर पहुँचने के बाद न सिर्फ अजमेर बल्कि समाज का नाम भी उन्होंने रोशन किया है। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। दुनिया को एक बार फिर डराने के लिए तैयार कोरोना का नया स्ट्रेन ओमिक्रॉन से निपटने के लिए वडोदरा में जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ा दी गई है। SMS कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी विभाग में प्रदेश से आए सभी सैंपल्स की जांच कर खतरनाक वेरिएंट को पहचानने की कोशिश हो रही है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे होती है सीक्वेंसिंग और कोरोना से जंग के लिए ये क्यों जरूरी है। ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट पर मरुधरा। जीनोम सीक्वेंसिंग से शिकंजे में आएगा ओमिक्रॉन। मॉनिटरिंग करनी जरूरी है, इसीलिए राजस्थान सरकार बिल्कुल अलर्ट है और डेली अपडेट्स हमसे लेती है कि कितने सैंपल रिसीव हुए, क्या सीक्वेंसिंग हुई, और हम उसकी सीक्वेंसिंग के लिए उनको जवाब देते हैं। हमारा खर्चा करीब 8 से 10 हज़ार के करीब आता है पर सैंपल। प्रदेश में कोरोना मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। इस बीच कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। कोरोना स्ट्रेन को पहचानने की आधुनिक तकनीक यानी जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए मरुधरा कोरोना से लड़ने को पूरी तरह से तैयार है। जून से ही प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत हुई। प्रदेश के हर जिले के सैंपल की SMS मेडिकल कॉलेज की लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। सीक्वेंसिंग के रिजल्ट्स दे चुके हैं हम राजस्थान सरकार को, और ये डेली हमारा प्रोसेस चालू रहता है। इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स रहते हैं सीक्वेंसिंग के लिए। सैंपल रिसीव होता है, उसके लिए पहले हम उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, देखते हैं कि वो PCR में अगर CT वैल्यू 30 से कम होती है तो ही वो आगे बढ़ता है। उसकी RNA की फिर क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करी जाती है, क्वांटिटी एडिक्वेट होती है तो ही वो सीक्वेंसिंग के लिए हम आगे प्रोसेस करते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग की एक लंबी और काफी महंगी प्रक्रिया है। SMS मेडिकल कॉलेज लैब में अब तक 750 से अधिक सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है, जिसके मुताबिक दुनिया में मिलने वाले कोरोना के लगभग सभी स्ट्रेन किसी न किसी रूप में मरुधरा तक पहुंचे हैं। तो हमारे जनवरी-फरवरी में हमने देखा कि अल्फा के हमारे यहाँ केसेस पाए गए काफ़ी सारे। फिर उसके बाद कुछ केसेस कापा के भी पाए गए, पर कापा जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, कापा वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है, पर उसके भी कुछ केसेस हैं। और फिर जो सेकेंड वेव आई अप्रैल में, जून में, उसमें मेनली डेल्टा अपन ने देखा ना, 88% अपने डेल्टा आए राजस्थान में।
हालांकि एक्सपर्ट की माने तो ओमिक्रॉन काफी तेजी से भले ही फैलता है, लेकिन ये डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले कम खतरनाक है। ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आ रहा है बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका वगैरह में, उसमें ये देखा गया है कि वो डेल्टा से भी 1.9 टाइम ज़्यादा वो स्प्रेड करता है। तो अभी लेकिन और इम्यून एस्केप भी करता है, यानी कि वैक्सीनेटेड पीपल में भी होता है, पर सीरियसनेस ऑफ इलनेस का इतना उसका नहीं देखा गया है। दुनिया भर में जीनोम सीक्वेंसिंग कोरोना वेरिएंट की अब तक की सबसे कारगर तकनीक है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज की लैब को इस जांच के लिए तैयार किया गया है। माना जाता है कि नए वेरिएंट की जितनी जल्दी पहचान होगी, उतना जल्दी ही एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं। डेल्टा के केस में इसमें चूक हुई थी, जिसका खामियाजा सभी ने भुगता। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां जेडीए की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। 30 अवैध फ्लैट्स को सीज कर दिया है। कुकरखेड़ा सीकर रोड पर 2 इमारतों में बने 30 अवैध फ्लैट्स को सीज किया गया। बिना अनुमति बनाए गए 30 फ्लैट्स को जेडीए ने सीज कर दिया है। जेडीए से बिना अनुमति 2 भूखंडों को मिलाकर इनका निर्माण किया गया था। 960 से 2-4 मंजिला टावर खड़े करके किया गया था अवैध निर्माण। फ्लैट्स के प्रवेश द्वार पर ईंटों की दीवार बनाकर सीज किया गया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी के निर्देश पर जेडीए ने यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और 30 अवैध फ्लैट्स को सीज कर दिया है। हमारे संवाददाता लवली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो ज्यादा जानकारी देंगे। लवली, और क्या जानकारी है? देखिए, ये 2 भूखंड थे जो आवासीय थे, लेकिन बिना कन्वर्जन के और बिना समायोजन के इस भूखंड पर टावर बना करके बिना अनुमति निर्माण कर लिया गया था, जिसे सीज करने की कार्रवाई जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने की है। इमारत में कुल 32 फ्लैट हैं, मगर 2 फ्लैट पर कोर्ट से था। ऐसे में केवल 30 फ्लैट्स को जो है वो सीज किया गया है और जो प्रवेश द्वार है फ्लैट का, उस पर ईंटों की दीवार बना करके चिनाई कर दी गई है, ताकि फ्लैट में प्रवेश ना हो सके। और मौके पर जो है फिलहाल कार्रवाई जारी है। जेडीए के जो मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक हैं रघुवीर सिंह, उनका एक कहना है कि शिकायत देरी से, वरना निर्माण का होने नहीं देते, लेकिन अब निर्माण हुआ है। सीज करके जो बिल्डर है, जो डेवलपर है, जो भूखंड मालिक है, उसके खिलाफ सक्षम धाराओं में जो है वो कार्रवाई की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं जी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब इन अवैध फ्लैट्स का निर्माण हो रहा था, तब टीम कहाँ थी, प्रशासन कहाँ था? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जब ये निर्माण हो रहा होता है तब आखिर ये लोग कहाँ जाते हैं? जब ये निर्माण हो जाता है तब सीज करने की कार्रवाई करके तीसरी करते हैं। लेकिन इस मसले में बताया जा रहा है कि पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी मौके पर जो है वो निर्माण नहीं रुका और 7 दिन पहले ही जानकारी मिलने के बाद नोटिस दिए गए थे और अभी इमारत को सीज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इमारत में तोड़फोड़ की कार्रवाई जो है वो भी की जाएगी अनुमति के बाद में। सक्षम स्तर से जो अनुमति मिलने के बाद में इमारत की तोड़फोड़ की कार्रवाई भी जो है वो दस्ता अगले कुछ दिनों में करेगा जी। शुक्रिया लवली इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां 30 अवैध फ्लैट्स को सीज कर दिया है। जेडीए की टीम ने ये कार्रवाई की है। कुकरखेड़ा सीकर रोड पर ये कार्रवाई की गई है, जहां पर अवैध फ्लैट्स का निर्माण किया गया था। अब जेडीए टीम वहां पर पहुंची और इन फ्लैट्स को सीज कर दिया है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बात भरतपुर की करेंगे, जहां निगम कर्मचारी सरेआम गुंडागर्दी करते नजर आए। रसीद काटने को लेकर शुरू हुई तनातनी मारपीट तक जा पहुंची। रसीद पर रात, सड़क पर संग्राम, कार्रवाई या गुंडागर्दी, निगम के कर्मचारी या गुंडे। देख लीजिए, सड़क पर संग्राम छिड़ा है। सब्जी वालों पर शामत आई हुई है, उनके साथ मारपीट हो रही है। दनादन लात घूंसों की बरसात हो रही है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये सब क्यों? बीच सड़क पर मारामारी क्यों? सरे राह ये सब क्यों? तो यहाँ हम आपको बता दें कि इस
पिट रहे सब्जी वाले का कसूर बस इतना है कि सब्जी वाले ने नगर निगम के कर्मचारियों से सवाल पूछ लिया कि जब रसीद काटनी है तो सबकी काटी जाए। फिर क्या, नगर निगम के कर्मचारी गुस्से से लाल हो गए और लगे सब्जी वाले को सबक सिखाने। ऐसा हो नगर निगम बारे आए, इन्होंने रसीद कटवा दी, रसीद कटवा के इन्होंने एकदम तो बस छोरा में हाथापाई से वो थप्पड़ से दे दिए हमें छोटे से में। कौन है दिए थप्पड़? बिनन्ने नगर निगम बारे ने या छोरी ये बोले कम कर ले पैसा, बिनन्ने कम नहीं करे पैसा तो कम नहीं करे बिनन्ने पैसा और इनको फिर इनके हाथापाई कर दिए इनके संग, बहुत जोर की करिए बस छोरा मारो भांगे कोई हाथ तो दूसरों से एक गो बाह में पिटाई कर दिए बस छोरा। अब जरा समझिए सड़क पर संग्राम की पूरी सच्चाई है क्या। दरअसल भगत सिंह चौराहे पर सब्जी के ठेले की भीड़ लगी हुई थी, जहां पर नगर निगम के कर्मचारी रसीद काटने के लिए पहुंचे थे। उस दौरान वहां पर एक सब्जी के ठेले वाले की निगम के कर्मचारियों ने रसीद काट दी और दूसरे किसी भी सब्जी के ठेलों की रसीद नहीं काटी। फिर क्या, देखते ही देखते विवाद बढ़ा और मामला मारपीट तक पहुंच गया। ये झगड़ा इतना बढ़ा कि निगम के कर्मचारियों ने अपने साथी कर्मचारियों को बुला लिया और फिर ठेले वाले की पिटाई की। नगर निगम के सफाई इंस्पेक्टर वहाँ ठेल ढकेल वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, तो उस दौरान कुछ ठेल ढकेल वालों ने उनका विरोध किया और उन्होंने कहा कि समानता के तहत हमारी रसीद काटो औरों की भी काटो। इस बात में आपस में झगड़ा हुआ है। इस संबंध हमारी पुलिस जाके आई है, अभी तो शांति है और अभी रिपोर्ट दोनों तरफ से नहीं आई है। जैसी भी रिपोर्ट आएगी कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल है कि रसीद काटने का ये कौन सा तरीका है। सभी सब्जी ठेलों की रसीद क्यों नहीं काटी? निगम कर्मचारियों ने कानून हाथ में क्यों लिया? और सबसे बड़ा सवाल कि ये नगर निगम के कर्मचारी हैं या गुंडे? भरतपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दीपक पुरी की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।